शो में अब हम आगे बात करेंगे भारत के रक्षा क्षेत्र को लेकर। हाल ही में भारत के रक्षा क्षेत्र में हुए एक बड़े फैसले की बात होगी, जहां डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 2.38 लाख करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों को मंजूरी दी है। ये मंजूरी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई, जो भारत के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि इसमें जमीन, आसमान और समुद्र तीनों डोमेन को कवर करने वाले सिस्टम शामिल हैं। और सबसे खास बात यह है कि यह सिर्फ संख्या नहीं, बल्कि भारत की युद्ध क्षमता को बदलने वाली रणनीति है। अब सवाल है कि आखिर ये प्रस्ताव इतने खास क्यों हैं? तो इसका जवाब इनकी विविधता और गहराई, क्योंकि इसमें लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कॉम्बैट ड्रोन जैसे सिस्टम शामिल हैं। और 3 सबसे अहम फैसलों में एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल, नया मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम और रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट शामिल हैं, जो यह साफ संकेत देते हैं कि भारत अब भविष्य के युद्धों के लिए खुद को पूरी तरह से तैयार कर रहा है। अगर हम वर्तमान स्थिति देखें तो भारत की तीनों सेनाएं अभी भी पुराने और नए सिस्टम के मिश्रण के साथ काम कर रही हैं, जैसे एयरफोर्स में AN-32 और IL-76 जैसे पुराने ट्रांसपोर्ट विमान, जो अब अपनी उम्र के अंत के करीब हैं। वहीं एयर डिफेंस में S-400 जैसे सिस्टम हाई लेवल थ्रेट्स से सुरक्षा देते हैं, और Su-30 MKI अभी भी फाइटर फ्लीट की रीढ़ बना हुआ है, लेकिन इसके इंजन की ओवरहाल की ज़रूरत है। जबकि ब्रह्मोस मिसाइल जैसे तकनीक ने प्रिसीजन स्ट्राइक में भारत को मजबूत बनाया है, और सेना में धनुष गन और एंटी टैंक सिस्टम है, लेकिन अब इन्हें रेंज और कोऑर्डिनेशन में अपग्रेड की भी ज़रूरत है। यहीं से असली बदलाव की शुरुआत होती है, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने अब एक पूरा स्पेक्ट्रम कवर करते हुए नए सिस्टम को मंजूरी दे दी है, जैसे एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले, धनुष गन अपग्रेड, रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्विलांस सिस्टम और आर्म्ड पियर्सिंग एम्यूनेशन, जो मिलकर सेना की कम्युनिकेशन, निगरानी और स्ट्राइक क्षमता को मजबूत करते हैं। और एयरफोर्स के लिए मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और S-400 के अतिरिक्त सिस्टम, साथ ही Su-30 इंजन अपग्रेड भी इसमें शामिल हैं। अब बात करते हैं सबसे गेम चेंजर फैसले की, यानी कि एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल की, जिसकी रेंज अब लगभग 800 किलोमीटर तक बढ़ाई जा रही है, जबकि पहले यह करीब 290 किलोमीटर थी। और इस बढ़ी हुई रेंज का मतलब है अब हाई वैल्यू टारगेट्स पर डीप स्ट्राइक की जा सकती है, और लॉन्च प्लेटफॉर्म को दुश्मन के खतरनाक क्षेत्र में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे एयरफोर्स और नेवी दोनों को बड़ा सामरिक फायदा मिलेगा, और भारत की स्ट्राइक क्षमता एक नए स्तर पर पहुंच जाएगी। इसके साथ ही मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम लॉजिस्टिक में क्रांति लाने वाला है, क्योंकि यह 18 से 30 टन तक पेलोड ले जा सकेगा और सेमी प्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप से भी ऑपरेट कर पाएगा, जिससे सैनिकों और उपकरणों की तेजी से तैनाती संभव होगी, खासकर लद्दाख और अरुणाचल जैसे कठिन इलाकों में। और इसके साथ साथ यह आपदा राहत और ह्यूमैनिटेरियन मिशन में भी बेहद उपयोगी साबित होगा। अब आते हैं रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट पर, जो भारत के सैन्य ढांचे में एक बड़ा बदलाव लाएंगे, क्योंकि ये मानव रहित सिस्टम होंगे जो लॉन्ग टाइम तक बैटल जोन में रह सकते हैं, प्रिसीजन स्ट्राइक्स कर सकते हैं और पायलट की जान को जोखिम में डाले बिना हाई रिस्क मिशन पूरे कर सकते हैं। साथ ही ड्रोन स्वार्म्स, AI बेस्ड टारगेटिंग और इंटीग्रेटेड मैन अनमैन ऑपरेशंस जैसे फीचर्स भारत को आधुनिक युद्ध में आगे रखेंगे। अब अगर हम पूरे सिस्टम को देखें तो ये सभी अपग्रेड्स मिलकर भारत की कॉम्बैट रेडीनेस, सर्विलांस, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स को कई गुना बढ़ाते हैं, और इसका उद्देश्य केवल आधुनिकीकरण नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से सक्षम और इंटीग्रेटेड फोर्स तैयार करना है, जो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में बेहतर तालमेल के साथ काम कर सके। और यही आधुनिक युद्ध की असली जरूरत है। भारत अपनी तीनों सेनाओं में पहले ही लेगेसी और मॉडर्न मिलिट्री सिस्टम्स के एक विविध मिश्रण का संचालन कर रहा है। एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस मुख्य रूप से एंटोनॉव AN-32 और IL-76 जैसे पुराने होते प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर है, जो अब अपनी समय सीमा के करीब पहुंच रहे हैं। एयर डिफेंस में हाई एंड एरियल थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे सिस्टम
शामिल किए जा रहे हैं। Su-30 MKI भी अभी भारत के फाइटर फ्लीट्स की रीढ़ बना हुआ है। हालांकि इसकी ऑपरेशनल लाइफ बढ़ाने के लिए अब इंजन ओवरहॉल्स की आवश्यकता है। स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रिसीजन वॉरफेयर का आधार रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधों के कारण इसकी शुरुआती रेंज लगभग 290 किलोमीटर तक सीमित थी। जमीन पर सेना धनुष गन जैसे आर्टिलरी सिस्टम के साथ साथ एंटी टैंक म्यूनिशंस और बैटलफील्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का संचालन करती है, लेकिन इन्हें अब रेंज, रिलायबिलिटी और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन में अपग्रेड की जरूरत है। समुद्र में कोस्ट गार्ड पेट्रोलिंग, रिकॉनेसेंस और बचाव के काम करती है, लेकिन तटीय इलाकों में काम करने के लिए उसे और तेज और वर्सेटाइल संसाधनों की आवश्यकता है। मौजूदा सिस्टम एक अच्छा आधार देते हैं, लेकिन नए खतरों से निपटने के लिए अब बेहतर रेंज, स्पीड, ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन जरूरी हो गया है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कॉम्बैट, सर्विलेंस, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स को टारगेट करते हुए नए सिस्टम्स के वाइड स्पेक्ट्रम को मंजूरी दे दी है। इंडियन आर्मी के लिए की अप्रूवल्स में शामिल हैं एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम, रियल टाइम एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग के लिए, आर्मर्ड पियर्सिंग टैंक एम्यूनिशन, एंटी टैंक मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले, सुरक्षित और फेल प्रूफ कम्युनिकेशंस सुनिश्चित करने के लिए, धनुष गन सिस्टम अपग्रेड्स, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी स्ट्राइक क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए, रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्वेलेंस सिस्टम्स, युद्ध क्षेत्र की बेहतर निगरानी के लिए, और वहीं इंडियन एयरफोर्स के लिए फोकस क्षमता और रखरखाव दोनों पर है। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पुराने हो रहे AN-32 और IL-76 बेड़े को बदलने के लिए, एडिशनल S-400 सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस को और अधिक मजबूती देने के लिए, रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, प्रिसीजन स्ट्राइक्स और ISR मिशंस को अंजाम देने के लिए, Su-30 एरो इंजन्स का ओवरऑल बेड़े की लाइफ और युद्ध तत्परता को बढ़ाने के लिए। उधर कोस्ट गार्ड के लिए हेवी ड्यूटी एयर कुशन व्हीकल्स, स्पीड, कोस्टल पेट्रोल, निगरानी, सर्च, रेस्क्यू और लॉजिस्टिक्स के लिए। कुल मिलाकर इन सभी सिस्टम्स का लक्ष्य सभी क्षेत्रों में भारत की कॉम्बैट रेडीनेस को मजबूत करना है। सबसे महत्वपूर्ण अपग्रेड्स में से एक एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल है। अब इसे लगभग 800 किलोमीटर की रेंज के साथ विकसित किया जा रहा है, जो इसकी पिछली 290 किलोमीटर की सीमा से एक बड़ा विस्तार है। ये एक्सटेंडेड रीच क्षमता बनाती है हाई वैल्यू टारगेट्स पर डीप स्ट्राइक्स की, नेवल प्लेटफॉर्म्स के लिए बेहतर स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी की, मिसाइल लॉन्च करने वाले एयरक्राफ्ट और जहाज़ों के लिए जोखिम कम करती है, और उधर एयरफोर्स के लिए इसका मतलब है दुश्मन के कंटेस्टेड एयर स्पेस में प्रवेश किए बिना ही लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधना। नेवी के लिए यह विशाल समुद्री क्षेत्र में मैरीटाइम डोमिनेंस का विस्तार करता है। इसी के साथ मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स के गैप को भरता है। उम्मीद है कि ये नया जहाज 18 से 30 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम होगा, सेमी प्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप से ऑपरेट कर सकेगा, सैनिकों और उपकरणों की रैपिड डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित करेगा। ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन्स के लिए बहुत अहम है, जहां अक्सर लॉजिस्टिक्स ही मिशन की सफलता तय करते हैं। युद्ध के अलावा ये ह्यूमैनिटेरियन मिशंस, डिजास्टर रिलीफ और स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट ऑपरेशंस में भी मदद करेगा। इसके बाद आता है क्रांतिकारी बदलाव, रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट्स। भारत की 4 स्क्वाड्रन शामिल करने की योजना सर्वेलेंस ड्रोन से हटकर ऑफेंसिव अनमैन्ड सिस्टम्स की ओर बढ़ने का संकेत है। ये प्लेटफॉर्म्स प्रिसीजन स्ट्राइक्स को अंजाम देंगे, बैटल जोन के ऊपर लंबे समय तक लॉइटर कर सकेंगे, पायलट्स की जान जोखिम में डाले बिना हाई रिस्क एनवायरनमेंट्स में ऑपरेट कर पाएंगे, अधिक पैमाने पर ड्रोन स्वॉर्म्स का उपयोग जो एयर डिफेंस को पस्त कर देंगे,
AI असिस्टेड टारगेटिंग, जो डायनेमिक टारगेटिंग के लिए बहुत कारगर साबित होगी, और इंटीग्रेटेड मैन अनमैन्ड ऑपरेशंस, जिनसे बहुत ही सटीकता से दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स को तबाह किया जा सकेगा। इसके समांतर S-400 जैसे सिस्टम्स लॉन्ग रेंज थ्रेट्स के खिलाफ एयर डिफेंस को मजबूत करते हैं, जबकि बेहतर कम्युनिकेशन और निगरानी सिस्टम्स बैटलफील्ड अवेयरनेस और तालमेल सुनिश्चित करते हैं। कुल मिलाकर ये अपग्रेड्स बढ़ाते हैं सेनाओं की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस, सर्वेलेंस डेप्थ, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स तथा मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन। ये सिर्फ आधुनिकीकरण नहीं बल्कि क्षमताओं में बड़ा बदलाव है। और आखिरी में कहना गलत नहीं होगा कि 2.38 लाख करोड़ का यह फैसला सिर्फ एक रक्षा निवेश नहीं बल्कि भारत के भविष्य की सुरक्षा और शक्ति का रोडमैप है, जो हमें न केवल आज की चुनौतियों के लिए तैयार करता है बल्कि आने वाले समय में बदलते युद्ध के स्वरूप के लिए भी सक्षम बनाता है। और यही कारण है कि यह कदम भारत की मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन यात्रा में एक निर्णायक और ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगा।